अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 की प्रॉब्लम नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 9 में वो कहता है कि एक फ़र्म है जो कि 5000 ब्लीवर्स पर मंथ जो है वो करती है तैयार, एंड द फाइनेंसिंग मैनेजर हैज डिटरमाइंड दैट इट्स कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज़ $200 एंड इट्स कैरिंग कॉस्ट इज़ 4 सेंट पर मंथ। ठीक है, एंड बस ये इसमें इंफॉर्मेशन थी। उसने कहा है कि डेवलप द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एक्सप्रेशन के ज़रिए हमने उसको टोटल कॉस्ट बतानी है, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी। और सेकेंडली प्लॉट द टोटल होल्डिंग कॉस्ट, the total ordering cost on a graph where the horizontal axis represents size of order and the vertical axis represents cost. Determine EOQ from the graph. तो एक्सप्रेशन के ज़रिए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 एंड कैरिंग कॉस्ट 4 सेंट। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो बाकी सारी चीज़ें वो डॉलर्स में दी गई थी, जबकि कैरिंग कॉस्ट जो सेंट में दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, फार्मूले में यूज़ करने के लिए सबका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, तो इस वजह से हम कैरिंग कॉस्ट को डॉलर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, $1 में 100 सेंट होते हैं, तो ये तकरीबन $0.04 बनते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये फाइंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसने हमें कहा था कि होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करें। होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को ही कहते हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्यू है ये हमने खुद से एज्यूम करना है। ठीक है, एज्यूम करना है और फिर देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल जा रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो दोनों सेम हो जाएंगी तो वो हम कहेंगे कि ये ई ओ क्यू है। सेकंड पार्ट में जैसे उसने कहा था कि रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो वहाँ से ई ओ क्यू हमें पता चलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मैंने 1000 का गैप दे के सबको एज्यूम कर लिया है। ठीक है, फिर कैरिंग कास्ट मैंने कैसे फाइंड की, कैरिंग कास्ट इस फार्मूले में पुट करके कैरिंग कास्ट पर यूनिट जैसा हमें पता थी, क्यू जो हमने एज्यूम की है वो वाली पुट करनी है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैरिंग कास्ट निकल आएगी एंड अदर थिंग इज़ ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट में भी ओ हमें पता है $200, एस हमें पता है 5000, क्यू जो हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, एज्यूम करते जाएंगे और वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने 1000 के लिए फ़ाइंड किया, 2 3 4 5 6 7 8000 के लिए फ़ाइंड किया। ठीक है, अब अगली चीज़ उसने कही थी कि ग्राफ के ज़रिए ई ओ क्यू को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और ग्राफ बनाना है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें मैंने उसमें बताया हुआ था कि ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे कास्ट रखनी है और एक्स एक्सिस पे क्यू रखना है। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे क्यू रखा है, वाई एक्सिस पे कास्ट रखी है। ठीक है, उसके साथ फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 100 से मैं 1000 तक लेके गया हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वेशन बनी, ये है ग्राफ बना है टोटल ऑर्डरिंग कास्ट का, जबकि ये दूसरी वाली जो लाइन है ये ग्राफ बना है टोटल कैरिंग कास्ट का। ठीक है, अब ई ओ क्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखना होता है कि ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हों वो हमारा ई ओ क्यू होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि ई ओ क्यू पे ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ग्राफ को अगर देखा जाए तो 7000 पे तकरीबन आलमोस्ट ये कट कर रही थी, 140 एंड 143 थे। तो ग्राफ की मदद से अगर देखा जाए तो इसकी जो ई ओ क्यू है वो 7000 यूनिट्स आती है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है ई ओ क्यू वाला फार्मूला पुट करके, क्योंकि जहाँ पे हमें इसने ग्राफ का कहा था तो हम इसी मेथड से ही ई ओ क्यू फाइंड करेंगे।